नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महू में कांग्रेस की महारैली की, वक्फ बिल पर जेपीसी में पड़ी फूट की, देखेंगे केजरीवाल को क्यों कहना पड़ा पूरे नहीं कर पाए वादे, एनडीए में किस किस दल में होगी टूट, जानेंगे उत्तराखंड सरकार के यूसीसी पर बड़े दावे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता के आरजीकर मामले में राज्य और सीबीआई की अपील पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, आरोपी की सजा बढ़ाने के लिए दायर की गई है याचिका। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा जो लोग संस्थाओं को खोखला करना चाहते हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी को ईडी का नोटिस, पूछताछ के लिए 28 जनवरी को बुलाया, कम दाम में सरकारी जमीन लेने का आरोप। शेयर बाजार में गिरावट, 824 अंकों की गिरावट के साथ 75,366 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 263 अंकों की गिरावट के साथ 22,829 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थे सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में पहुंचे। यहां उन्होंने संविधान के मुद्दे पर आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में इस वक्त दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। तो और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महू में जय बापू जय भीम जय संविधान की गर्जनी दिल्ली तक सुनाई दी। रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल ने पीएम मोदी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि उन लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन हम इनके सामने खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, उन्हें सदन में मत्था टेक कर घुसना पड़ा। राहुल ने कहा कि जिस दिन ये संविधान खत्म होगा उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा, दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा, इनका यही लक्ष्य है। राहुल ने कहा कि लड़ाई संविधान, बीजेपी और आरएसएस के बीच है। ये चाहते हैं कि आजादी से पहले जैसा था वैसा ही अब भी हो, गरीबों के हाथ कुछ ना आए, आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले आप एक चीज नोट कीजिए, अस्पताल निजी हाथों में जाते हैं। आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो, बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अरबपतियों को दो, ये सोचकर कि सर्टिफिकेट मिलेगा, मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के वो कचरा है। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि शाह कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार कह रहे हो, अगर भगवान का नाम लेते तो वो मिल जाते। ये ऐसे लोग हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ो, तभी शाह जैसे लोग भागेंगे। बाबा साहेब ने संविधान दिया, सबको साथ लेकर चले। बीजेपी और आरएसएस को लेकर खड़गे ने कहा कि आज जो लोग कांग्रेस को कोसते हैं उन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अंग्रेजों की नौकरी की। इनका कोई योगदान देश की आजादी में नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। राहुल और खड़गे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वक्फ बिल पर भी बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। जेपीसी ने वक्फ बिल पर मोहर लगा दी है, विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस बिल को लेकर अभी भी एनडीए के अंदर ही एक राय बनती नहीं दिख रही है। तो जेपीसी की बैठक में वक्फ बिल पर हुए क्या फैसले, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने मोहर लगा दी है। इस बिल को लेकर हुई बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से रखे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, तो विपक्ष के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाली जेपीसी में विपक्षी सांसदों की तरफ से 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष की तरफ से पेश किए गए हर संशोधन के पक्ष में 10 वोट पड़े, जबकि विरोध में 16 वोट पड़े। इसलिए विपक्ष के सभी 44 संशोधन नामंजूर कर दिए गए। सत्ता पक्ष की तरफ से 14 संशोधन दिए गए थे, वो सभी 14 संशोधन पारित हो गए। अब सभी सदस्यों के बीच ये रिपोर्ट सर्कुलेट की जाएगी। 29 जनवरी को रिपोर्ट स्वीकार होगी। अगर विपक्ष अपना डिसेंट नोट देंगे तो उसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी तक लगभग 500 पेज की रिपोर्ट है। डिसेंट नोट के बाद पेज की संख्या बढ़ेगी। विपक्ष के सांसदों ने इसे लेकर मनमानी का आरोप भी लगाया है। बता दें कि इससे पहले भी जेपीसी में विपक्षी सांसदों के साथ एनडीए सांसदों के टकराव की लगातार खबरें आती रही। विपक्ष का हर बार यही दावा होता था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और जेपीसी अध्यक्ष भी मनमानी पूर्वक काम कर रहे हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल 5 फरवरी के दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं और अब बीजेपी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 3 या 4 फरवरी को इस बिल को संसद में पेश भी किया जा सकता है, जिसका असर 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग पर दिखाई देगा। बिल में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन कमेटी ने इसे बदलाव करने की सिफारिश की है। अब कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी उसका फैसला करेगा। नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, यानी जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके भविष्य का फैसला बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। पहले था कि जो भी वक्फ संपत्ति दान करता वो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता हो, पर अब ये कर दिया गया है कि जो भी 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव भी होना चाहिए कि वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग और डेमोन्स्ट्रेटिव मुस्लिम है, यानी 5 साल से नमाज आदि पढ़ता हो, ये साबित करना होगा। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार की संसद में बड़ी परीक्षा होनी है, तो वहीं दिल्ली में इस समय बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी एक और परीक्षा देनी है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसे लेकर आपने मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन केजरीवाल ने इस दौरान माफी भी मांगी। तो क्यों केजरीवाल ने मांगी माफी और क्या है आपके मैनिफेस्टो में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। 27 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इस मैनिफेस्टो में केजरीवाल ने 15 वादे किए, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने पर फोकस, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज सहित तमाम ऐलान किए। इसके साथ ही केजरीवाल ने 2020 के किए गए वादे न निभा पाने को लेकर दिल्ली वासियों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि जिन पिछले वादों को हम पूरा नहीं कर पाए हैं उसे इस बार जीतने पर हम पूरा करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पीने का पानी यमुना में हरियाणा से आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेजा है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया, नहीं तो दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती, लेकिन इससे दिल्ली के कई तिहाई हिस्से में पानी की कमी हो गई। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी राजनीति दो दुश्मन देश करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने भी यही किया है। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया। पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को न बाबा साहेब के प्रति सम्मान है, न जनता के लिए कोई संवेदनशीलता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट जीवी व्यक्ति है। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो महाराष्ट्र में संजय राउत के दावे ने हलचल बढ़ा दी है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही केंद्र में बीजेपी बहुमत में आ जाएगी और बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे, उन्हें बीजेपी तोड़ देगी। तो क्या है बीजेपी का प्लान, जिसे राउत ने सहयोगी दलों को पहले से ही किया है सावधान? देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में इस बार मोदी सरकार सहयोगी दलों के दबाव में दिखाई दे रही है, लेकिन ये दबाव कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों में सेंध लगाने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश में बीजेपी फेल हो गई है, इसीलिए अब वो सहयोगी दलों में सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में तो टूट तय हो चुकी है, कभी भी शिंदे के शिवसेना टूट सकती है। इसके अलावा जेडीयू में भी विभाजन का खेल बीजेपी ने तेज कर दिया है। जेडीयू के बारे में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कभी भी बगावत हो सकती है और अब बीजेपी के निशाने पर टीडीपी भी आ गई है। राउत ने कहा कि बीजेपी की आदत है मित्र दलों को कमजोर करना, उन्हें तोड़ना। हमारे साथ उन्होंने ये किया और अब जो उनके साथ है उनके साथ ये सब हो रहा है। लोकसभा में इन तीनों ही दलों के पास 35 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 240 सदस्य है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है और बीजेपी इन तीनों ही दलों में सेंधमारी कर 272 सदस्यों के समर्थन की कोशिश में जुटी हुई है। राउत के बयान से साफ है कि बीजेपी सिर्फ शिवसेना के साथ ही खेल नहीं कर रही, बल्कि जेडीयू और टीडीपी भी उसके निशाने पर है और जल्द ही बीजेपी का खेल सामने आ जाएगा। बीजेपी अपने सभी बड़े सहयोगी को कमजोर बनाने की रणनीति बना रही है। राउत के दावे से टीडीपी और जेडीयू में भी चिंता दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के एक फैसले से पूरे देश में चिंता दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए इसका ऐलान किया। पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा किया है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी। सीएम धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा कि इस कानून से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिकता संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानून में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। वहीं कांग्रेस इस फैसले का जमकर विरोध कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि यूसीसी पूरी तरह गैरकानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला देता है तो ये कानून तुरंत रद्द हो जाएगा। यूसीसी पर टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है, तो टकराव बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और अब तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी बीजेपी के नेता ने अपनी सरकार को दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में जब से बीजेपी सरकार बनी है तभी से पार्टी के अंदर अनबन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब बीजेपी के ही नेता विजय सिंह बेंसला ने बीजेपी के खिलाफ बगावत करने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों गुर्जर समाज का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी नेता विजय बेंसला सहित समाज के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। बेंसला ने अपने संबोधन में सरकार के प्रति अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी। बेंसला ने कहा कि सरकार गुर्जर समाज को हल्के में ना ले, हम पटरियों पर बैठना भूले नहीं है। गुर्जर समाज सरकार से खुश नहीं है। समाज की कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, सरकार द्वारा वादा किए जाने के बाद भी अधूरी पड़ी है। बेंसला ने कहा कि उनके समाज के लोग कहते हैं कि भजनलाल कैबिनेट में उनके समाज का एक भी मंत्री नहीं है। आरक्षण आंदोलन के दौरान समाज के लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को वापस लेने को समझौता हो चुका है। 1.25 साल बीत गया लेकिन एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया। एमबीसी आरक्षण को अभी तक संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। बेंसला ने कहा कि इस तरह के कई बड़े मामले हैं जो गुर्जर समाज के दिल में है। समाज की ये पीड़ा कब तक दबाकर बैठेंगे? इन्हीं मुद्दों को लेकर मुझे ये कहना पड़ा कि गुर्जर समाज पटरियों पर बैठना भूले नहीं है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने विजय सिंह बेंसला को टिकट दिया था। उन्हें टोंक के जिले के देवली उनियारट सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के सामने बेंसला चुनाव हार गए। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की भजनलाल सरकार बेंसला की इस नाराजगी को दूर करती है या फिर किरोड़ी लाल मीणा की तरह उन्हें भी नजरअंदाज करती है। गुर्जर आरक्षण एक बार फिर बीजेपी सरकार की मुसीबत बढ़ाता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मची हलचल का असर भी देश पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश में सेना के अंदर ही बगावत की खबरें आती दिखाई दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खबर आ रही है कि बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की तैयारी हो गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से जो हालात बने हैं, अंतरिम सरकार अब तक उन्हें संभाल नहीं पाई है। ऐसे में सबकी उम्मीदें बांग्लादेश की सेना से थीं, लेकिन बांग्लादेश सेना में बगावत की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमा को हटाया जा सकता है। इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कथित तौर पर इस योजना को अंजाम दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का नाम भी साजिश में सामने आ रहा है। दरअसल मौजूदा सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा मध्यमार्गी सोच रखते हैं। वो हिंदुस्तान के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहते हैं और यही वजह है कि अब उनके खिलाफ भी विद्रोह होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। और बांग्लादेश में इस तरह की उथल पुथल का पुराना इतिहास रहा है। बांग्लादेश में सेना सत्ता में हस्तक्षेप करती रही है। ऐसे में जल्दी ही एक और तख्ता पलट हो सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद को बंद करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने की बात कही है। अमेरिका का यह फैसला बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका के इस कदम से लाखों श्रमिकों का रोजगार छिन सकता है। ऐसे में यूनुस सरकार मुश्किलों से घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रयोगों वाली पार्टी बीजेपी ने अपने राज्य उत्तराखंड में
यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है, जिसके तहत खास तौर से वो बता रहे हैं कि बहुविवाह, तलाक के मामले, रिलेशनशिप में रहने वाले, खास तौर से लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग, दो जोड़े बिना किसी को बताए हुए अपनी मर्जी से रहा करते थे, उनको अब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सरकार को भी ये बात बताने के बाद में ही रहना होगा। अगर वो नहीं रहते हैं तो उसके लिए उनको दंड मिलेगा, 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात अब नहीं चलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।